हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट आप कैसी पढ़ेंगे और इसको मुकम्मल डिटेल के साथ करेंगे। एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, तो सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज याद रखें क्योंकि ये अक्सर आते हैं, तो आपने डायरेक्ट इसको करेक्ट करना है। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं। अब ये केसी टेल अस अबाउट, आपसे पूछ रहा है कि ये हमें किसके हवाले से बात करता है, तो देखो आपने ये बातें याद रखना है, इन सब के हवाले से केसी बात करता है। ऑप्शन नंबर 1 अगर ये है तो सही है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कैसे हमें बताता है। सही है, किस तरह बताते हैं वो हम अभी कंपेयर करेंगे रिएक्शन कोशेंट के साथ। रिएक्शन कोशेंट क्या है वो भी मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हवाले से बात करता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी चल रहा है, इसके हवाले से भी बात करता है। स्ट्रेस ऑफ चेंज ऑन रिएक्शन, एक रिएक्शन पे आया स्ट्रेस आया है या नहीं आया है। सही, एक रिएक्शन में कोई चेंज आया है या नहीं आया है, और वो चेंज हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, इसी तरह कंसंट्रेशन डिफरेंट होते हैं, तो इसमें कोई चेंज आया है या नहीं ये भी केसी हमें बताता है। और 4 नंबर पे चेंज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चेंज आया है या नहीं आया है, या अभी भी स्टिल वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अभी असल में ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ऑप्शन चेंज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, तो इसके हवाले से भी बात करते हैं। और 5वां, ये हमें अमाउंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दौरान अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना है, इक्विलिब्रियम के दौरान अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है। अगर इक्विलिब्रियम के दौरान प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन हमारे पास स्टेबल है, रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है, वो रिएक्शन जल्दी होगा, ऑलरेडी बताया था। अगर इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्टेबल है, इसीलिए तो प्रोडक्ट की तरफ जाना नहीं चाहता। तो रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा और रिएक्शन हमारे पास स्लोली होगा। तो ये बात आपने याद रखना है। अगर इक्विलिब्रियम के दौरान प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा फॉर्म हुआ है तो स्टेबल है, रिएक्टेंट कम है तो अनस्टेबल है, इसीलिए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और रिएक्शन हमारे पास फास्ट होगा। अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो इस दौरान रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है और रिएक्शन हमारे पास स्लोली होगा। ये आपने याद रखना है, इसे ऑलरेडी हमने बताया भी था। तो ये हमें केसी बताता है कि इक्विलिब्रियम के दौरान क्या क्या हो रहा है। तो अब पास देखो इंपॉर्टेंट ऑफ केसी, सबसे पहले हम कहते हैं कि ये हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें केसी बताता है। तो अपने पास लिखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, केसी है। टेल अस about the direction of reaction, मैं RxN लिखूंगा, ये रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc tell us about the direction of reaction। कैसे, हाउ, क्वेश्चन अराइज हुआ हाउ, कैसे हमें ये बताता है। देखो हमारे पास we know that, हमें पता है, we know that Kc बराबर है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसके बराबर है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अब Kc इस कांस्टेंट वैल्यू, इसका कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एवरी रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए Kc का अपना अपना वैल्यू होता है, हर एक रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट है, उस रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता। Kc हर एक रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। अब देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, N2H2 के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2NH3 बनाता है, तो इसका Kc लिखो तो आप लिखेंगे कि प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc, ये ठीक है। अब ये रिएक्शन मैंने लगा दिया तो इसका Kc क्या होगा, मतलब ये मैंने लिखा कि Kc इज कांस्टेंट फॉर एवरी रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का अपना अपना Kc। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिएक्शन का Kc क्या है, 5 है, क्योंकि हमें तो पता है कि हर एक रिएक्शन का Kc अपना अपना होता है। अब देखो, अब मैंने ये रिएक्शन लगा दिया लेबोरेटरी में और मैंने इसको चेक कर दिया कि प्रोडक्ट एक इन स्टेज में चेक कर दिया, अब इक्विलिब्रियम है या नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है और रिएक्टेंट भी अवेलेबल है, तो मैंने ऐसा कर दिया कि प्रोडक्ट कितना बन गया है 2 मोल, रिएक्टेंट कितना बचा है 10 मोल, तो मैंने 2 को 10 पे डिवाइड कर दिया। तो जस्ट मैं इस रेशो की बात कर रहा हूं, सही। तो मैंने उस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिया और इसका रिएक्टेंट लिया। अब मुझे पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं एस्टेब्लिश हुआ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि प्रोडक्ट इतना बन गया है लेबोरेटरी में और रिएक्टेंट इतना है, सही है। मैंने जस्ट वो लिया और डिवाइड कर दिया। अब इसको तो मैं Kc नहीं कह सकता क्योंकि हर एक रिएक्शन का Kc अपना होता है और Kc तो इक्विलिब्रियम के दौरान होता है, और ये तो मुझे पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो मैंने जस्ट उसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं Kc नहीं कह सकता, इसको मैं Qc कहता हूं। Qc में इसको इस वजह से कहता हूं क्योंकि ये भी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशो है और ये भी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशो है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये एट इक्विलिब्रियम है, किस दौरान, एट इक्विलिब्रियम के दौरान है। अब ये Qc इक्विलिब्रियम के दौरान भी हो सकता है
सही है, क्या पता अगर मैंने इसको चेक कर दिया और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मुझे क्या पता ये एट इनिशियल भी हो सकता है, मतलब ये कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं हुआ है, ये एट फाइनल भी हो सकता है। अब मुझे क्या पता रिएक्शन फाइनल स्टेज में है या इनिशियल स्टेज में है या इक्विलिब्रियम स्टेज में है, इसका तो मुझे पता नहीं है। जस्ट मैंने सिंपल रिएक्शन लगा दिया, फिर 1 मिनट बाद मैंने देखा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो उस प्रोडक्ट का मोलर रेशो मैंने लिया और रिएक्टेंट पे डिवाइड कर दिया, तो जो रेशो हमारे पास आता है उसको मैंने KC कहा। केसी क्यों नहीं कहा? क्योंकि केसी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो इक्विलिब्रियम के दौरान हम एक रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं, उसका तो स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका तो कोई भी वैल्यू आ सकता है एग्जैक्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डिफाइन क्यूसी, क्यूसी मुझे डिफाइन करो, क्यूसी क्या है, तो आप उसको बोले कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास केसी है, बट केसी एट एनी स्टेज है, द रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का रेशो कितना है रिएक्टेंट के साथ एट एनी स्टेज, इसको हम क्यूसी कहते हैं। तो शाबाश अपने पास लिखो, इसको बेटा दो, चलो बेटा। अब देखो तो व्हाट इज क्यूसी, क्यूसी क्या है? द रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कितना एक्टिव मास है, टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ एट एनी स्टेज ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन के किसी भी स्टेज पे इज कॉल्ड, इसको मैं कहता हूं रिएक्शन कोशंट। क्या? रिएक्शन कोशंट। और इस रिएक्शन कोशंट को मैं QC से रिप्रेजेंट करता हूं। तो QC मैं लिखूंगा QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, और ये एट एनी स्टेज हो सकता है, रिएक्शन के एट एनी स्टेज। मुझे पता नहीं है कि ये फाइनल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है या मीडियम स्टेज में। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊंगा कि ये इनिशियल स्टेज वाला रेशो है या फाइनल वाला है या मीडियम वाला है? तो देखो मैंने QC निकाला, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट पे डिवाइड कर दिया। अब सपोज उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है 2, सही है, और रिएक्टेंट हमारे पास अवेलेबल है 10, सही है, तो इसका रेशो 1/5 आता है, और इसको आप कर ले तो मेरे ख्याल में 0.2 आता है। तो 0.2 आता है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको देखो, ये हमारे पास QC है, क्या है? QC है। अब इस रिएक्शन का, ये तो वो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का KC क्या था? 5 था। QC क्या आ गया? QC हमारे पास 0.2 आ गया। तो अब इस तरह ये QC ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, इसके इक्वल भी आ सकता है। तो हमने QC को कंपेयर करना है ओरिजिनल KC के साथ, सही। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब कैसे सर मुझे बताओ? तो डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास QC ग्रेटर है, किसके? KC। QC ग्रेटर है KC के, मतलब यहां पे जो वैल्यू आ गया, सपोज हमारे पास प्रोडक्ट 10 बन गया है और यहाँ पे रिएक्टेंट 2 बचा है, तो ये 5 आता है, फिर तो इक्वल हुआ, या रिएक्टेंट 1 बचा है तो फिर हमारे पास 10 आता है, तो इस केस में QC ग्रेटर है KC से, ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हुआ है। तो दिस मीन, इसका मतलब ये है, दिस मीन दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म मोर, प्रोडक्ट कितना बन गया है? मोर बन गया है। अब प्रोडक्ट जब मोर बनेगा तो मतलब ये कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हुआ है, प्रोडक्ट बन गया है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है रिएक्शन अकर मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हुआ है, तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड में, क्योंकि रिएक्टेंस अभी होना चाहिए। तो हमारे पास अब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन विल गोस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों सर? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट बन गया है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हुआ है, तो अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम इसे कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा हुआ है दूसरा कम है, या रिएक्शन में एक ज्यादा मौजूद है दूसरा कम है, ऐसा नहीं होगा, सही है। तो टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन नाउ गोस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बात का मतलब ये है कि अभी इस दौरान रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड है, एग्जैक्ट। तो हमने बताया ना कि हम KC का
केसी के थ्रू डायरेक्शन आप रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इससे पता चला कि अगर क्यूसी ज्यादा है केसी से तो रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, सही है ना। तो रिएक्शन का डायरेक्शन हमने फाइंड कर दिया। अब देखो इसका उलट, अगर क्यूसी कम है, क्या है, क्यूसी कम है केसी से, मतलब हमने फाइंड कर दिया जिस तरह कि ये आ गया, तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि क्यूसी कम है केसी से, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट कम है। इसका उलट लिखो, दिस मीन दैट प्रोडक्ट इज लेस फॉर्म, हमारे पास लेस अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट लेस अवेलेबल है तो रिएक्टेंट ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि रिएक्शन या तो इनिशियल स्टेज में है, लेकिन यहां पे हम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो हमारे इसका मतलब ये कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हुआ है, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हुआ है, इसलिए दोबारा रिएक्टेंट बन गया है। अभी जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, जस्ट इसके अपोजिट लिखो, सही है। अब देखो अगर क्यूसी बराबर है केसी के, केस नंबर 3, केस नंबर 3, तो इसका मतलब यही है कि क्यूसी बराबर है केसी का, तो मतलब ये कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, सही। फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है बैकवर्ड रिएक्शन के। अब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन में दोनों डायरेक्शन प्रेजेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, सही। तो केस नंबर 1 में अगर क्यूसी ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसमें दोनों डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन प्रेजेंट है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया, इसको लिखो शाबाश।